जहाँ तक बात है फेडरेशन की, तो जब हम फेडरलिज्म को डिफाइन करते हैं, ये वो अरेंजमेंट होता है वेयर पावर्स हैव बीन डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये अभी तक हमने फेडरेशन में सुना है कि डिवीजन ऑफ पावर्स दैट इज फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स दैट इज फेडरेशन। लेकिन फेडरेशन के रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स है, कुछ टर्म्स है इसके रिलेटेड। अगर हम देखेंगे फेडरेशन के साथ साथ एक टर्म आती है दैट इज कॉन्फेडरेशन, दैट इज कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन को कहा जाता है दैट इज वीक फेडरेशन, क्योंकि वो एक लूज और टेम्पररी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट होता है जहां पर स्टेट्स एक साथ आती है, टुगेदर आती है फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स लाइक इकोनॉमिक या डिफेंस का उनको मकासद होंगे कि अपने आप को डिफेंड करना है इन फॉरेन इन्वेजन से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपस में बढ़ानी है, तो उस चीज़ के लिए वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं, एक वो एग्रीमेंट करते हैं, बट वो टेम्पररी होता है, कोई स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है, और वो कन्फेडरेशन होती है। और वहां पर उनका वो राइट भी रहता है, दे कैन स्कीड अवे फ्रॉम दैट वेरी एग्रीमेंट, दे कैन मूव अवे फ्रॉम दैट वेरी एग्रीमेंट। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, आफ्टर द यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन 1991 के दौरान सीआईएस बना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो एक वीक कॉन्फेडरेशन थी। तो एक वीक कॉन्फेडरेशन थी बेलारूस की, यूक्रेन की, रशिया की, और लेटर ऑन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने भी वो ज्वाइन किया था। तो वो एक वीक कॉन्फेडरेशन थी। वाई ये कॉन्फेडरेशन वीक क्यों होती है? बिकॉज स्टेट्स आर एंजॉइंग द राइट टू स्कीड अवे फ्रॉम दिस वेरी एग्रीमेंट, दे आर एंजॉइंग द राइट टू मूव अवे फ्रॉम दिस वेरी एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये लूज होता है, टेम्पोररी होता है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स लाइक डिफेंस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो वो फेडरेशन के बाद कॉन्फेडरेशन आती है। दूसरा, फेडरेशन के साथ दो डायमेंशन है, वन इज सेंट्रीफ्यूगल, अनदर इज सेंट्रीपीटल। सेंट्रीफ्यूगल को हम कह सकते हैं इट इज अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। when states will be in a federation, then there will be tendency in the states to move away from the center, so we can call it uh, centrifugal federation when states will be having tendency to move away from the center, that is centrifugal federation. उसके बाद centripetal federation आती है, centripetal federation when states will be having tendency to move towards center, when states will be having tendency to move towards center. उसके बाद एक और चीज आती है दैट इज सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। अगर हम कह सकते हैं इंडिया की जो फेडरेशन है दैट इज सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग डिवीजन ऑफ पावर्स इज देयर बट विद अ स्ट्रांग सेंटर, strong center. Center is more powerful than states, so that is centralized federation, that is centralized federation. But while powers have been divided between center and states are more powerful than center, then that is decentralized federation, so India is having centralized federation. तो ये कुछ छोटे से डायमेंशंस या कॉन्सेप्ट्स थे जो फेडरेशन के साथ रिलेटेड है या फेडरेशन के साथ जुड़े जाते हैं। तो जहां तक फेडरेशन की बात होती है, ये फेडरलिज्म वजूद में क्यों आती है? सबसे पहले अगर हम फेडरेशन को देखेंगे 1774 में, व्हेन अमेरिका अटेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 4th of July 1774 फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, तो धीरे धीरे वहां फेडरेशन वजूद में आई अराउंड 1787 में। वो वर्ल्ड की फर्स्ट फेडरेशन है 1787 में। और जहां तक what are the factors that led to form the federation? एक फेडरेशन के वजूद में आने के क्या असबाब होते हैं? नंबर 1 होता है नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं। नंबर 2 कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं, और इसके अलावा सोल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम होता है, और डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इसमें इंटरनेशनल प्रेस्टीज की भी बात होती है। तो ये कुछ मखसूस या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक फेडरेशन का वजूद में आना होता है। और जहां तक बात है फेडरेशन की, ये हमें पता है जो फेडरेशन है, अगर हम फेडरेशन वर्ड को देखेंगे जो लेटिन लैंग्वेज से आया है, इटालियन लैंग्वेज से आया है, फाइडस, FOEDUS, फाइडस, जिसका मतलब है एग्रीमेंट, जिसका मतलब है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के तहत ये स्टेट्स आ जाती हैं सेंटर की ओर, और ये एक फेडरेशन बन जाती है जहां फिर पावर्स डिवाइड होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और जहां तक इंडियन फेडरेशन की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा है, पढ़ा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें हम कह सकते हैं इट इज बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल। लेकिन जहां तक एक फेडरेशन की बात है, एक फेमस थिंकर जो KCV आर्य हैं, उन्होंने फेडरेशन के बारे में ये कहा है कि अगर आपने फेडरेशन देखनी है तो वहां पे कुछ फीचर्स का होना जरूरी है।
एक फेडरेशन को अगर आपने देखना है तो वहां पर कुछ फीचर्स का होना बहुत जरूरी है। और वो कौन से फीचर्स है जो केसी वियारे ने बताया था कि एक फेडरेशन में होने चाहिए? नंबर 1, देयर शैल बी डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। डिवीजन ऑफ पावर शैल बी देयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन। तो डिवीजन ऑफ पावर्स के बाद वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होनी चाहिए अमेंडमेंट की। वेल डिफाइंड प्रोसेस होनी चाहिए अमेंडमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात होती है वहां पे। इसके अलावा वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, होना जरूरी है। तो ये भी एक फेडरल फीचर है। इसके अलावा जो सेंटर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। तो केसीवीआर ने जो कुछ फैक्टर्स बताए हैं, जो जब हम इन फैक्टर्स को देखते हैं डेफिनेटली या ऑथेंटिकली, अगर जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर नजर डालते हैं तो वहां पर ये फीचर्स पाए जाते हैं। सो वी कैन से इंडिया इज अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है। अगर हम देखेंगे इमरजेंसी की अगर बात होगी, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, क्या वो किसी स्टेट का गवर्नर या सीएम ऐलान करता है? नहीं, वो ऐलान सेंटर से होता है, प्रेसिडेंट वो ऐलान करता है। तो इससे हमें पता चलता है सेंटर स्ट्रांग है देन स्टेट्स। जो सब्जेक्ट्स है, चाहे वो स्टेट लिस्ट हो, यूनियन लिस्ट हो या कंकरेंट लिस्ट हो, जो ज्यादा ये सब्जेक्ट आइटम्स है वो सेंटर के पास है। या 249 के तहत सेंटर लेजिस्लेट कर सकता है, या 250 आर्टिकल के तहत इमरजेंसी की सिचुएशन में सेंटर स्टेट के लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है। या अगर स्टेट और सेंटर के बीच कोई तसादम हो किसी चीज पे तो उस पे सेंटर को प्रेफरेंस दी जाती है कि वो लेजिस्लेट करे। इससे भी हमें पता चलता है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है। अगर हालात में नया सब्जेक्ट आइटम वजूद में आता है तो उस पर सबसे पहला हक जो ऑटोमेटिकली बनता है कानून बनाने का, लेजिस्लेट करने का, वो सेंटर का है। इसके अलावा जितनी भी वर्ल्ड की फेडरेशंस है वहां अगर हम देखेंगे तो वहां डबल सिटीजनशिप है, बट इंडिया इज द ओनली फेडरेशन इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज सिंगल सिटीजनशिप। तो हम कह सकते हैं इंडियन सेंटर इज स्ट्रॉन्ग, इंडियन फेडरेशन इज स्ट्रॉन्ग, इंडियन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो ऑल अदर फेडरल कंट्रीज आर वर्ल्ड आर हैविंग dual citizenship, but India is the only country in the world with federation and single citizenship. Single judicial system running throughout the country with strong top apex court, Supreme Court at the center. या हम ये कह सकते हैं center is having the right and power to change the boundaries of the states, to change the names of the states. या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं center is having the power to appoint governors towards the states, to appoint all Indian administrative service officials, Indian police service officials. या हम ये भी कह सकते हैं states in India do not have their own constitution. तो ये सारे फैक्टर्स जब हम देखते हैं तो इसे हमें यही पता चलता है जो इंडियन फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन इज देयर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो उसके बाद जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की जाने आते हैं तो अगर हम फीचर्स देखते हैं तो वहां पर जो मैक्सिमम फीचर्स है वो फेडरल यूनिटरी है और जो कुछ फीचर्स है वो फेडरल है। और जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसमें अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करेंगे, लेकिन फेडरल फीचर्स की जानिब आने से पहले हम देखते हैं यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं। जहाँ तक यूनिटरी फीचर्स की बात है तो वहां पर सबसे पहली बात आती है सिंगल सिटीजनशिप। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है सिंगल सिटीजनशिप की बात आती है। वहां पर स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात आती है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात वहां पर आती है। इसके अलावा वहां पर सिंगल जुडिशरी की भी बात आती है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ द यूनियन, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द सेंटर होते हैं, या जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक क्या फीचर है? वो भी एक यूनिटरी फीचर है। जो मैंने अभी बता दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स टुवर्ड्स द स्टेट्स, दैट इज अ पावर रेस्टेड विद सेंटर, वो भी सेंटर के पास है। ये भी एक यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सारे जो है ये यूनिटरी फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स है, लेकिन जो फेडरल फीचर्स है वो मखसूस है। तो जब आप ये फीचर्स किसी कंट्री में देखेंगे तो समझ लेना वो कंट्री जो है वो फेडरल है। नंबर 1 इज देयर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
नंबर 3 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 4 रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां यूनिटरी में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो फेडरल में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन अ बिल इज पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी, that is flexible constitution, तो unitary feature. When a bill is passed by special majority, तब जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिजिड, दैट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पेशल मेजॉरिटी से जब बिल पास हो जाती है, कानून बनती है, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज अ फेडरल फीचर। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और जो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, दैट इज इटसेल्फ अ फेडरेशन। इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये वो चीजें हैं जो जाहिर करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, वो फेडरल है। तो ये फेडरल फीचर्स की वजह से हम पहचानते हैं, इन फीचर्स की वजह से हम पहचानते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ये कुछ 5 या 6 फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम रियलाइज कर सकते हैं कि किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। और जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इंडियन फेडरेशन की बात है, तो इंडियन फेडरेशन में जो स्टेट्स और सेंटर्स के बीच है वो पावर्स जो है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स या फाइनेंशियल पावर्स हो, वो डिवाइड हुए हैं, वो डिवाइड हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पावर्स है these are enjoyed by the center, as center is strong than states because here is centralized federation. और जो सेंटर और स्टेट्स के बीच ये जो रिलेशन है, जो ये पावर्स है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से होते हुए अराउंड 290s तक आते हैं। 245 से लेके 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस आती है, 256 से 263 तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आती है, उसके बाद 264 से आगे फाइनेंशियल रिलेशंस आती है। लेकिन इनमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है, खासकर जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में, उनमें ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनमें मखसूस कुछ आर्टिकल्स याद रखने होते हैं जो खासे इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम आर्टिकल 245 या 246 की बात करते हैं, तो वहां पर एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आता है। तो एक्सटेंट ऑफ लॉज 245 में आता है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए या स्टेट बनाए। लेकिन इन लॉज में क्या है, इन लॉज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट्स, तो 245 में आता है। लेकिन दूसरी चीज जो है 246 में आता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज वेरी लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स। तो 245 और 246 जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। उसके बाद 247 आता है। 247 में आ जाता है जो पावर होता है पार्लियामेंट का, पावर होता है पार्लियामेंट का फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। पार्लियामेंट का ये पावर रहता है कि वो कुछ एडिशनल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करा सकते हैं। पार्लियामेंट का ये पावर है अंडर आर्टिकल 247, या 248 के तहत जो सेंटर के पास जो रेजिडुअरी पावर्स है वो आर्टिकल 248 के तहत आते हैं। 249 स्पेशल पावर है राज्यसभा का। ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसमें राज्यसभा पावर ऑफ पार्लियामेंट होता है टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट आइटम जो स्टेट लिस्ट में होता है 249 के तहत। और 250 के तहत पार्लियामेंट का ये पावर है किसी भी स्टेट सब्जेक्ट आइटम पर वो लेजिस्लेट कर सकता है अगर इमरजेंसी नाफिज हो, अगर इमरजेंसी नाफिज हो। तो 249 और 250, 249 में डायरेक्टली राज्यसभा को ये पावर है और 250 में सेंटर को ये पावर है सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट पे कोई चीज पे, किसी चीज पे वो कानून बना सकते हैं अगर इमरजेंसी नाफिज हो 250 आर्टिकल के तहत। और जहां तक 252 की बात है, 252 में आता है पार्लियामेंट का पावर वो लेजिस्लेट करता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के साथ किसी चीज पर एक एग्रीमेंट के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत। तो वो आर्टिकल आता है 252। लेकिन जो 253 आता है वो आता है गिव इफेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देना है, वो आता है आर्टिकल नंबर 253 के तहत। और उसके बाद जो 255 है, रिक्वायरमेंट्स जो रिकमेंडेशंस होती है या प्रीवियस सैंक्शंस होती है वो इसके रिलेटेड होती है आर्टिकल 255 में। और ये वो आर्टिकल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस के रिलेटेड होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच। उसके बाद आर्टिकल्स आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बीच, सेंटर और स्टेट्स के बीच। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्टिकल 256 को देखेंगे, उसमें ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन, ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन। और 257 में आता है यूनियन का कंट्रोल स्टेट्स पे कुछ एरियाज में, कुछ केसेस में स्टेट्स पे सेंटर का कंट्रोल, वो आर्टिकल 257 में आता है। और 258 में आता है
पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर पावर्स ऑन द स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। देखो 257 में आया था यूनियन का कंट्रोल स्टेट्स पे कुछ केसेस में, और 258 में आता है यूनियन का पावर स्टेट्स को कुछ अथॉरिटी देना कुछ केसेस में वो 258 में आता है। और 260 में आता है jurisdiction of the center or union towards the territories outside India। और जहां तक बात है 261 की, 261 में आता है पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है वो आर्टिकल 261 के तहत आती है। और जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, चाहे वो कावेरी का हो साउथ में, नर्मदा का हो सेंट्रल वेस्ट में, अगर वो वाटर डिस्प्यूट्स रहते हैं स्टेट्स के बीच, तो वो जो डिस्प्यूट्स है, एजुडिकेशन ऑफ दीज वेरी डिस्प्यूट्स, इन डिस्प्यूट्स को आपने सॉल्व करना है। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, रिवर वैलीज डिस्प्यूट्स जो है, इनको आपने एडजुडिकेट करना है, सॉल्व करना है आर्टिकल 262 के तहत। और इसके अलावा प्रेसिडेंट एक काउंसिल बनाता है, इंटर स्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट को एक पावर है टू फॉर्म एन इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल 263 के तहत। फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट काउंसिल के रिलेटेड अगर पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल है, तो वो 263। तो ये वो आर्टिकल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के रिलेटेड आते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। उसके बाद जो एंड पे आते हैं वो फाइनेंशियल रिलेशंस आती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अगर हम फाइनेंशियल रिलेशंस में आर्टिकल्स तो बहुत सारे इसमें आते हैं, 264 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट वंस है जैसे 266 और 267 है। 266 वो आर्टिकल है जिसमें हम कह सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 267 में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड होता है जहां से सैलरीज मिलती है, एमोलुमेंट्स या सैलरीज मिलती है एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। लेकिन कंटिजेंसी फंड जो आर्टिकल 267 में आता है वो होता है इमरजेंसी फंड। कोई डिजास्टर आता है तो उस वक्त इमरजेंसी होती है, तो उस वक्त उससे फंड निकाला जा सकता है। तो कंसोलिडेटेड फंड 266 और कंटिजेंसी फंड 267। इसके अलावा इसमें और भी कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिलेशंस में, जैसे आर्टिकल 275 ग्रांट्स इन एड फ्रॉम यूनियन टू द स्टेट्स, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट्स आर्टिकल 275। और 280 में आता है जो प्रेसिडेंट बनाता है ना, अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को, तो वो फाइनेंस कमीशन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 280, अंडर आर्टिकल 280। और जो फाइनेंस कमीशन की फिर रिकमेंडेशंस होती हैं वो आती है आर्टिकल नंबर 281। तो 280 में फाइनेंस कमीशन आता है, 281 में रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन आती है। उसके बाद 292 और 293 जो इसके आखिरी दो आर्टिकल्स है फाइनेंशियल रिलेशंस के। 292 में आती है बारोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 293 में आती है बारोइंग्स बाय द स्टेट्स, बारोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बारोइंग्स बाय द स्टेट्स। ये वो आर्टिकल्स है जो इंपॉर्टेंट है जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या फाइनेंशियल रिलेशंस की बात है इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम इंडियन फेडरेशन को देखेंगे, कल मैंने आपके साथ वो ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए थे, अगर आपने वो देखे होंगे। जो पहली फेडरेशन आई 1787 में अमेरिका की आ गई, लेकिन जो इंडियन फेडरेशन है इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। और जो इंडियन फेडरेशन को बहुत सारे थिंकर्स या ऑथर्स ने डिफरेंटली व्यूज दिए हैं। अगर हम ग्रीनवेल ऑस्टन की बात करेंगे या एच बर्श की बात करेंगे, उन्होंने इंडियन फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और सोशल डॉक्यूमेंट बोला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज सोशल डॉक्यूमेंट बोला है। और जो ये एस कश्यप है, एस कश्यप ने इंडियन फेडरलिज्म को बोला है एज स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडियन फेडरलिज्म एज स्ट्रॉन्ग सेंटर, एस कश्यप ने बोला है। एनवी पायली ने इंडियन फेडरलिज्म को बोला है परफेक्टली फेडरल एंड पैराडाइज टू लायर्स, परफेक्टली फेडरल एंड पैराडाइज टू लायर्स, ये एमवी पायली ने बोला है। और मोरिस जोन्स ने इंडियन फेडरलिज्म को बोला है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म या इसका नाम दिया है मोरिस जोन्स ने। और केसीवीआरए ने इंडियन फेडरलिज्म को बोला है क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, लेस फेडरल, मोर यूनिटरी, लेस फेडरल, मोर यूनिटरी, तो दैट इज क्वासी फेडरल, और ये नाम दिया है केसीवीआरए ने। और आइवोर जेनिंग्स जो है उन्होंने बोला है इंडियन फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इंडियन फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। और एलेक्स विज जो है, एलेक्स विज ने इंडियन फेडरलिज्म को बोला है एज केस सुई जेनरिस, केस सुई जेनरिस, दैट इज इट इज यूनिक इन कैरेक्टर। तो एलेक्स विज ने बोला है केस सुई जेनरिस, दैट इज यूनिक इन कैरेक्टर। और डीडी बासु ने एंड में बोला है इंडियन फेडरलिज्म जो है इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फीचर्स, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल फीचर्स।
तो इट वाज ऑल अबाउट फेडरलिज्म। और उसके बाद आ जाता है ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज अगर हम ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करेंगे जो गांधी ने बोला था, दैट इज यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नेंस, यूनिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल। अगर हम कहेंगे गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, दैट इज विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, और हम कह सकते हैं म्युनिसिपलिटीज, और हम कह सकते हैं म्युनिसिपलिटीज। और ये जो ग्रास रूट लेवल है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, फेडरेशन में पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर एंड स्टेट्स, तो टू लेवल्स में। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, वहां जो पावर्स है, दैट इज अथॉरिटीज या पावर, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड एट थ्री लेवल्स: सेंटर, स्टेट एंड लोकल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात जो आती है वो विलेज की अगर बात करेंगे तो पंचायत की बात आती है, और अगर सिटीज टाउन्स की बात करते हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज की बात आती है। और ग्रास रूट लेवल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, इंडिया में कहीं पर 3 टायर सिस्टम है तो कहीं पर 4 टायर सिस्टम है। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट है, अगर हम इसका ऑरिजिन देखेंगे तो बहुत सारी कमिटीज आ गई इसके रिलेटेड। वो कमिटीज क्या है वो मैं बता दूंगा। लेकिन जो पहली पंचायत वजूद में आई वो आई थी नागौर विलेज, राजस्थान में। और जो पहली म्युनिसिपलिटी आई थी वो आई थी साउथ इंडिया में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो बात है वो जो कमिटीज इसके लिए बनाई गई थी वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली जो बात आई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले जो आया था वो आया था पंचायत के रिलेटेड आफ्टर 1950। वो थी कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था, या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी उसके साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन वो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1957 के दौरान बलवंत राय उसका चेयरमैन था, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, उन्होंने उसका टाइटल रखा था पंचायत राज और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत राज और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहां पर उन्होंने 3 टायर सिस्टम बोला था, उन्होंने 3 टायर सिस्टम वहां पर बोला था। तो बलवंत राय इसके ये चेयरमैन थे। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उन्होंने एक टाइटल के तहत वो दी थी, दैट टाइटल वाज पंचायत राज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो बलवंत राय इसके चेयरमैन थे उस टाइम। तो इसमें जो है जो ये कमेटी थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश हुआ था 1952 में, 1952 में। और बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस कब दी थी, 1957 में, 1957 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद तो इन्होंने 3 टायर सिस्टम बोला था, इन्होंने पंचायत में 3 टायर सिस्टम बोला था। उसके बाद एक और कमेटी आती है, वो 1965 के बाद आती है। तो ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ऑलमोस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट के रूल में आई थी, और जो दूसरी कमेटी आई थी वो जनता गवर्नमेंट के रूल में आई थी। तो वहां पर वो थी 1978 के दौरान वो आई थी। तो 1978 के दौरान वो आई थी, उन्होंने दिया था प्रोग्राम इंटेग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 67 टू 1977, इंटेग्रल डेवलपमेंट, इंटेग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 67 टू 77। तो उसके बाद जनता गवर्नमेंट आई थी 1978 में। तो जो ये दो दिए थे, दो प्रोग्राम्स थे, चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था बलवंत राय मेहता कमेटी के तहत, या उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये दोनों कांग्रेस गवर्नेंस में आए थे। और जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया ये 1966 या 67 के बाद रहा 77 तक। लेकिन 77 के बाद इंडिया में जो गवर्नमेंट आ गई वो जनता गवर्नमेंट की आई थी। तो जनता गवर्नमेंट जो ही आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नई कमेटी तश्कील दी थी, और उस कमेटी का उन्होंने नाम दिया था अशोक मेहता कमेटी। उन्होंने इस कमेटी का नाम दिया था अशोक मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम बोला था, और अशोक मेहता कमेटी जो है उन्होंने 2 टायर बोला था, उन्होंने 2 टायर बोला था। और उन्होंने सबसे पहले इसमें बता दिया जो विलेजेस है उनको एक साथ जोड़ा जाए, और उनको क्या किया जाए, विलेज पंचायत को खारिज करके उन्होंने मंडल पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत बनाया था। तो उन्होंने यहाँ पर 2 टायर्स बोले थे, और उन्होंने विलेज पंचायत जो है उसको उन्होंने खत्म किया था। तो जिला परिषद, जिला पंचायत या मंडल पंचायत, ये 2 टायर्स अशोक मेहता कमेटी ने बोले थे। उसके बाद एक और कमेटी आ जाती है 1983 ऑनवर्ड्स आती है, वो ऑलमोस्ट 1985 में आती है, एंड दैट वेरी कमेटी इज नोन एज GVK राव कमेटी, GVK राव कमेटी। लेकिन
ये जीवी के राव कमेटी जो होती है इसको अपॉइंट कौन करता है? इट वाज अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1985। जो ये जीवी के राव कमेटी होती है इसका मतलब यही होता है रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो जीवी के राव कमेटी प्लानिंग कमीशन अपॉइंट करती है इसको 1985 में, और इसका जो मेन एम होता है तो फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। उसके बाद एक और कमेटी आती है दैट इज इंपॉर्टेंट वन, एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में अपॉइंट की जाती है बाय दी राजीव गांधी गवर्नमेंट, बाय दी राजीव गांधी गवर्नमेंट। और ये कमेटी क्यों आती है? फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। रिवाइटलाइज आपने उनको करना है फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट कौन सी कमेटी थी, पॉवर्टी एलिविएशन कौन सी कमेटी थी? तो वहां पर जीवी के राव कमेटी और यहाँ पर एल एम सिंघवी कमेटी। जीवी के राव कमेटी अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन एंड एल एम सिंघवी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। और जहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के देने की इनको बात है लोकल यूनिट्स को, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपलिटी हो, वो 1992 या 1993 तक नहीं हुआ, क्योंकि बिल कभी पास हुई तो कभी यहाँ से एक्सपायर हुई लोकसभा, तो वो बिल पेंडिंग ही रही। तो अदरवाइज वो 1989 के दौरान ही प्रेजेंट की गई थी पार्लियामेंट में, एंड द एंड ऑफ द डे वो 1993 के दौरान अप्रैल के महीने के दौरान वो वजूद में आती है, और 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत ये वजूद में आ जाते हैं। और 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि इनसे क्या हो जाता है, इनसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, इनसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, जो यूनिट्स होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। इनसे सिर्फ इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही नहीं मिलता है, बल्कि इनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखेंगे दो पार्ट सेट होते हैं, पार्ट 9th एंड पार्ट 9th ए। इसके अलावा इसमें दो शेड्यूल्स यानी दो शेड्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं, दैट इज शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12। ये दोनों भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये सारा जो होता है ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से होता है। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको ग्रांट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ साथ वहां पर रिजर्वेशन भी मिलती है, और जो रिजर्वेशन होती है वो वुमेन्स की होती है, वो वुमेन्स की होती है। वो कितनी परसेंट होती है वो रिजर्वेशन? वो होती है 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, 1/3 सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और जहां तक इन पंचायत की बात है, पंचायत के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, अलग से इनका स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। और जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने 3 टायर्स बताए थे, और जो अशोक मेहता कमेटी उन्होंने 2 टायर्स बताए थे बाय डिसमिसिंग द विलेज पंचायत। और जो फर्स्ट पंचायत वजूद में आई इंडिया में वो 2 अक्टूबर 1957 को आई थी नागौर विलेज में, राजस्थान। फर्स्ट पंचायत इन इंडिया ऑन 2nd of October 1957 इन नागौर विलेज ऑफ राजस्थान। और जहां तक फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, मद्रास चेन्नई में वो आई थी, उसके बाद बॉम्बे में और कोलकाता में आई थी बिटवीन 1871 एंड 74, बिटवीन 1871 एंड 74, बिटवीन 1871 एंड 74 ये आई थी वजूद में। और उसके बाद जो पंचायत राज बिल 1989 में प्रेजेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए, जो रिजेक्ट हुई थी, तब वो अमेंडमेंट था 64th अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट था 64th अमेंडमेंट, जब पंचायत के लिए वो बिल 1989 में प्रेजेंट की गई थी, तो वो अमेंडमेंट था 64th अमेंडमेंट, बट बिल वाज रिजेक्टेड, बिल वाज रिजेक्टेड। उसके बाद जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1993 में आ गया, 1993 में आ गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया पंचायत को। पार्ट 9 ऐड हुआ और 11th शेड्यूल ऐड हुआ। और उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 में ही आया, उसकी वजह से म्युनिसिपलिटीज ऐड हुए, पार्ट 9th ए भी ऐड हुआ और 12th शेड्यूल भी ऐड हुआ। और जहां तक जे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है, तो यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है। तो जे में 3 टायर सिस्टम है। और जहां तक ये 74th या 73rd अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे, जो 73rd अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके बाद 1992 में, और अप्रूव हुआ वो 24th of April 1993। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ने 73rd अमेंडमेंट पे साइन कब किए? 24th of April 1993, 24th of April 1993, और इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1992 में। 24th of April 1993 में प्रेसिडेंट ने 74th अमेंडमेंट अप्रूव किया था। तो 3 टायर सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 3 टायर सिस्टम है, और कुछ स्टेट्स में 4 टायर सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा
जो नाम है, अगर हम ब्लॉक पंचायत की बात करते हैं तो उसको जनपद पंचायत भी बोला जाता है, तो कुछ स्टेट्स में उसको दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है। और जहां तक 74th अमेंडमेंट की बात है, वो म्युनिसिपलिटीज के रिलेटेड है। जो 3 टायर्स है पंचायत इसके, वो है विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और जहां तक बात है 3 टायर्स जो होते हैं म्युनिसिपलिटीज के, उनमें जो सबसे छोटा जो टायर होता है वो होता है टाउन पंचायत, जहां पॉपुलेशन होती है between and up to below or up to 20,000, बिलो और अप टू 20,000 पॉपुलेशन होती है, तो वो टाउन पंचायत की बात है। अगर हम म्युनिसिपलिटीज की बात करेंगे, जो मिडिल टायर है म्युनिसिपलिटी का, उसको हम कहते हैं म्युनिसिपलिटीज और म्युनिसिपल कम्युनिटी। वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन होती है 20,000 टू 3 लाख, 20,000 टू 3 लाख। और जो बड़ा टायर होता है म्युनिसिपलिटी का वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो होती है अबोव 3 लाख, वो होती है अबोव 3 लाख। और जहां तक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स इलेक्ट करते हैं किनको, मेयर एंड डिप्टी मेयर को। लेकिन टर्म पंचायत या म्युनिसिपलिटीज की 5 ईयर्स होती है। और जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर की बात होती है, इनकी जो टर्म होती है वो आफ्टर एवरी न्यू ईयर इलेक्ट किए जाते हैं। आफ्टर एवरी ईयर वो मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एक और टायर होता है पंचायत उसका, उसको हम कहते हैं ग्राम सभा, उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। जो ग्राम सभा होती है उसमें विलेज के तमाम वोटर्स आते हैं, जिनकी भी एज 18 से ऊपर है, वो इसमें आते हैं। और जो ग्राम सभा होती है, इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर, इट मीट्स ट्वाइस अ ईयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था पंचायत इसके बारे में। और सबसे पहली पंचायत नागौर विलेज में, और जो सबसे पहली म्युनिसिपलिटी अगर हम देखेंगे तो वो साउथ इंडिया में आई थी, मद्रास, उसके बाद बम्बई और कलकत्ता में। उसके बाद एक और टर्म यहाँ पर है, दैट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, दैट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। जब हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आता है टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक पॉलिटिकल, अगर हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इट इज अ ब्रिज जो कनेक्ट करती है मैसेज को विद द सिस्टम, मैसेज को, सिटीजन्स को विद द एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन्स को विद द एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट जो भी काम करते हैं वो कम्युनिकेट होती है टुवर्ड्स पब्लिक, टुवर्ड्स पब्लिक। इब्तदाई ज़माने में इंटरनेट नहीं था, इब्तदाई ज़माने में सोर्सेज नहीं थे, तो वो कम्युनिकेशन जो होती थी या तो रेडियो के थ्रू आती थी या किसी और सोर्स के थ्रू आती थी, और पूरे लोगों तक वो बात नहीं पहुंच जाती थी। तो धीरे धीरे जब रिवोल्यूशन हुए, ग्लोबलाइजेशन आ गई और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए दुनिया में, चाहे इंटरनेट की बात हो, प्रिंट मीडिया की बात हो, या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, उसकी वजह से जो ये कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती गई। इसकी वजह से क्या होता है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो जो भी स्टेप्स या इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो इनिशिएटिव्स बिल्कुल लोगों तक पहुंच जाते हैं, वो इनिशिएटिव्स बिल्कुल लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो सिटीजन्स को गवर्नमेंट के साथ, जो सिटीजन्स को या पॉपुलेशन को, पब्लिक को एक सिस्टम के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ जोड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं पर अगर गवर्नमेंट का जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल सिटीजन सेंटर्ड नहीं होते हैं, तो वहां पर ह्यूज ह्यू एंड क्राई उठते हैं। और वो क्राइज क्यों उठते हैं, क्योंकि जो मीडिया है, रोल ऑफ मीडिया जो है, या रोल ऑफ जो सोर्सेज हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनके थ्रू वो बात पहुंच जाती है पब्लिक तक, तो वहां पर ह्यूज क्राई उठते हैं। तो जो सोर्सेज, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, तो इसको देखा हमने एज अ ब्रिज बिटवीन मैसेज एंड सिस्टम, मैसेज एंड सिस्टम बिटवीन सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं वो मैसेज तक पहुंच जाते हैं, और जो पब्लिक की राय होती है वो वापस गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। जब हम डेविड ईस्टर्न का वो सिस्टम अप्रोच देखते थे जिसमें डिमांड्स होती है, पब्लिक ग्रीवेंसेस, तो यहाँ से पॉलिसीज बनती थी जो डिसीजन की सूरत में आती थी, तो वहां पर वो फीडबैक मिलता था। वो फीडबैक कहाँ से मिलता था, दैट वाज थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, दैट वाज थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी आता है, और उसको कभी कभार साइबरनेटिक्स भी कहा जाता है। और इसका जो मेन एक्सपोनेंट है वो कार्ल डच है, वो कार्ल डच है। साइबरनेटिक्स इसको कहा जाता है।
तो ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है इसकी वजह से दोनों साइड से, चाहे वो पब्लिक की बात हो वो भी अवेयर हो जाती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अवेयर हो जाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इससे जो गवर्नमेंट है वो फूंक के फिर कदम रखती है, क्योंकि उनको पता है अगर स्टेप गलत हुआ, अगर हमारा इनिशिएटिव अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट था, तो वहां से फीडबैक जो आएगा वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। लेकिन जो ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है इसकी बहुत सारी फॉर्म्स है, लेकिन इसकी जो पॉपुलर जो सोर्सेज आए थे वो इंटरनेट था, मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर्स थे। तो इस वक्त जो दुनिया में है, एक तो प्रिंट मीडिया है और इसके अलावा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। प्रिंट मीडिया में यही मैगजीन्स है या न्यूज़पेपर्स है या आर्टिकल्स जो होते हैं पब्लिश हुए होते हैं, वो प्रिंट मीडिया में होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? जैसे इंटरनेट की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया भी इस पे आता है, चाहे वो फेसबुक की बात हो, ट्विटर की बात हो, लिंक्डइन की बात हो, या व्हाट्सएप की बात होती है, ट्विटर की बात हो, ये सारे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया में आते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो ऑनलाइन सोर्सेज भी है और ऑफलाइन सोर्सेज भी है। तो ऑफलाइन जो सोर्सेज है उनको हम बोल सकते हैं वो प्रिंट मीडिया की सूरत में है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन भी आता है और इसमें रेडियो भी आता है। तो ये सोर्सेज है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के। और जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है इसको कहा जाता है इट इज कनेक्टिंग सिस्टम विद द मैसेज, कभी कभार इसका इम्पैक्ट मीडिया पर भी रहता है कि वो किस हिसाब तक, किस हद तक जो गवर्नमेंट की जो स्टेप्स है वो इनकी कवरेज करती है, और बिल्कुल विदाउट बीइंग पेड मतलब वो कहते हैं ना कभी कभार कि ये पेड न्यूज है, उसके बगैर भी ये जो मीडिया है ये कितना न्यूट्रल रहता है इन कवरिंग द स्टोरीज, इन हाईलाइटिंग द इश्यूज एंड बर्निंग इश्यूज जो होते हैं या ग्रीवेंसेस जो होते हैं उनको हाईलाइट करने में कितना रोल रहता है मीडिया का। तो वो भी देखने वाली बात होती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। अदरवाइज रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया या रोल ऑफ अदर सोर्सेज रहता ही रहता है कि वो हाईलाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, और कहीं पर अगर करप्शन की बात होती है या किसी ब्राइबरी या केस जो होता है वो सारे हाईलाइट हो जाते हैं, और जो पब्लिक डिमांड्स या ग्रीवेंस होती है वो भी हाईलाइट हो जाती है। तो मीडिया के थ्रू जब वो हाईलाइट हो जाती है तब जाके गवर्नमेंट क्या आ जाती है, गवर्नमेंट मतलब उस पर फिर इनिशिएटिव्स लेते हैं, उन जो डिमांड्स होते हैं ग्रीवेंस हो उनको वो पॉजिटिव रिस्पांस वहां से देने की कोशिश करते हैं। और जब वहां से गवर्नमेंट स्टेप्स लेता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द पब्लिक ग्रीवेंसेस, तब जाके पब्लिक से वहां पर पॉजिटिव फीडबैक आ जाता है। तो ये सारा पॉसिबल तभी है जब वहां पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होती है, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है देयर शुड बी ऑटोनॉमी ऑफ मीडिया, free flow of information should be there from society to the political system, and from one political structure to another political structure। और इसके अलावा जो फीडबैक रहता है वो भी इसमें पॉजिटिव ही रहता है। फिर when there is free media, when there is autonomy of media, when there is free flow of information from society towards the system, or from system towards the society, from one administrative organ to another administrative organ। तो दिस इज रोल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, रनिंग द सिस्टम सक्सेसफुली। अगर वो पब्लिक ग्रीवेंसेस को पॉजिटिवली यहाँ से इनिशिएटिव्स लेते हैं तो वहां से फिर पॉजिटिव फीडबैक भी आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में जो सोर्सेज है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल होते हैं, प्रिंट मीडिया भी होता है इसमें। प्रिंट मीडिया में मैंने जैसे बता दिया, चाहे वो मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, बुक्स हो या पब्लिश्ड आर्टिकल्स हो। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया की बात करेंगे तो वहां पर रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा ये भी इसमें आ जाते हैं, या इन जनरल इंटरनेट भी इसमें आता है। तो हम कह सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब आ गया है 1990, टिम बर्नर्स ली ने जिसने दिया था वर्ल्ड वाइड वेब 1990 ग्लोबलाइजेशन के बाद, वर्ल्ड यानी इंटरनेट की वजह से जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है इसमें रेवोल्यूशन आ गया। So this was all about federation, panchayat and political communication, and next time we will discuss about the new topic.